बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर 8 में हमने जो है चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और साथ ही हमने चैप्टर नंबर 2 अपना स्टार्ट किया था, दैट इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने इंट्रोडक्शन इसका ले लिया था कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ऑल मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन अ लिविंग बॉडी आर नोन एज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। हमने उसको देखा था, हमने उसको क्लासीफाई किया था 2 टाइप्स के अंदर, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और हमने उसको डिफ़ाइन भी किया था। माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर दोज विद लो मॉलिक्यूलर वेट, जिसमें हमने एग्जांपल दी थी कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, और इसी तरह हमने मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा था आर दोज मॉलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिसमें हमने स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल दी थी। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन है। कार्बन किस तरह से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो अवेलेबल है और किस तरह से एक स्पेसिफिक रोल प्ले करती है। सबसे पहले हम इसकी डिटेल में जाने से पहले इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, इसके बारे में चंद एक चीज़ें देख लें कि कार्बन की इम्पोर्टेंस पर्टिकुलरली हम यहाँ पे क्यों स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूज फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है चाहे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम इनको देखेंगे उनमें कहीं ना कहीं कार्बन की अवेलेबिलिटी है। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो ही नहीं सकता जिसके अंदर कार्बन अवेलेबल ना हो। तो कार्बन की 100% अवेलेबिलिटी है का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि कार्बन उसके अंदर अवेलेबल हो। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल है हमारे पास, देखें डियर स्टूडेंट, हम यहीं पे लिख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप खुद से जवाब दें कि क्या ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बाद दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल वाटर की। आप इससे भी जवाब दे सकते हैं यहाँ पे कि ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। मैं थर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे C6H12O6। अब इसका भी आपने आंसर देना है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर एक मिस्टेक करते हैं, वो कार्बन को देखते ही इसको बोल देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वाटर क्या है, वाटर भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये है ग्लूकोज का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये ऑर्गेनिक है। रीजन क्या है, हम इनकी बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स which are derivatives of consist of carbon and hydrogen, hydrocarbons and their derivatives। तो हमने देखा कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर इन दोनों चीज़ों का, कार्बन का और हाइड्रोजन का अवेलेबल होना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम देखें, इन द केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इज अवेलेबल बट हाइड्रोजन इज एब्सेंट, and in the case of water molecule, hydrogen is available and carbon is absent. The reason behind this, हमने इनको inorganic कहा। We called them as a organic if both carbon and hydrogen available at once in a molecule। देखें, कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर, यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन इज अवेलेबल और हाइड्रोजन इज अवेलेबल। डजेंट मैटर हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन अवेलेबल, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल, इवन सिंगल इवन
1 carbon and 1 hydrogen atom, this is organic molecule. तो in the case of glucose हम देख सकते हैं कि कार्बन अवेलेबल एज वेल एज हाइड्रोजन अवेलेबल। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एट वंस अवेलेबल होंगे हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोजन इज एज वेल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे बात की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिनके अंदर 100% कार्बन जो है वो अवेलेबल होगा, क्योंकि कार्बन की अवेलेबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मस्ट है। अगर वो नहीं होगी, जैसे हमने वाटर की बात की, देखें यहाँ पे कार्बन अवेलेबल नहीं है तो हमने इसको इनऑर्गेनिक बोल दिया। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उन सब के अंदर जो कार्बन अवेलेबिलिटी होगी। इसके बाद हम इसके अंदर बात करते हैं जो इसके अंदर मॉलिक्यूलर डाइवर्सिटी है, मॉलिक्यूल्स की डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। हमने स्टार्ट में ही बात की थी माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करें फर्स्ट वन कार्बोहाइड्रेट्स की, अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, अगर हम बात करें लिपिड्स की, हम बात करें न्यूक्लिक एसिड्स की, तो जितने भी हमारे मेजर बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर हमने देखा ऑर्गेनिक कार्बन अवेलेबल, ऑर्गेनिक कार्बन अवेलेबल, ऑर्गेनिक कार्बन अवेलेबल, हाइड्रोजन एज वेल अवेलेबल, इसी तरह ऑर्गेनिक कार्बन और हाइड्रोजन अवेलेबल। क्यों है ये इतनी डाइवर्सिटी? द रीजन बिहाइंड दिस टेट्रावैलेंट। कार्बन की जो वैलेंसी है डियर स्टूडेंट्स वो है 4, कार्बन की वैलेंसी 4 है। टेट्रावैलेंट इसको हमने कहा कि इसकी वैलेंसी 4 होने की वजह से, वैलेंसी क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू रिएक्ट विद अदर एटम्स। तो डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसकी वैलेंसी 4 होने की वजह से ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो रिएक्ट कर सकती है। हम कार्बोहाइड्रेट्स में देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो अवेलेबल है। इसी तरह अगर हम प्रोटीन में देखें तो कार्बन और नाइट्रोजन पेप्टाइड बॉन्ड अवेलेबल है। तो इस तरह से, इसी तरह हमारे पास एस्टर बॉन्ड है लिपिड्स के अंदर। तो ये सारे जो बॉन्ड फॉर्मेशन है हम देखते हैं कि ना सिर्फ ये कार्बन एटम के साथ मॉलिक्यूल बना रहा है, एक मॉलिक्यूल बना रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है, बल्कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ भी, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर, कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। तो इसकी इस मेन टेट्रावैलेंसी मेन रीज़न की वजह से ये बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड के साथ, कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट कर सकता है। ओके, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इसकी डाइवर्सिटी की। हमने देख लिया, हम यहाँ पे फर्दर डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से डिफरेंट तो डियर स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन की, जिसमें हमने बात की इसके बॉन्डिंग की, जिसमें हमने देखा डिफरेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है। तो अगर हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की तरफ देखें तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन होती है, हमारी जितना भी जो भी फूड स्टफ है जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन अवेलेबल होता है। तो इस बॉन्ड के ब्रेकिंग की वजह से ये जो बॉन्ड इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान अवेलेबल है, दिस बॉन्ड, इसकी ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी को जो है वो सेल्स जो है वो अपनी एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम भी देते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन किस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ है। इसके साथ बहुत सारे, जैसे हम कार्बन बॉन्ड्स को देखें डिफरेंट, तो ये ओपन चेन जिस तरह से हम बना लेते हैं, ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक अनब्रांच्ड चेन है जो कि कार्बन के, अब देखें कार्बन बॉन्डिंग भी हो रही है और कार्बन डिफरेंट 1 2 3 4 1 2 3 4,
हर जगह पे कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाइड करनी है। तो ये हमारे पास एक अनब्रांच्ड जो चेन है, उसकी एग्जांपल आ गई अनब्रांच चेन की। अब हम इसको हम एन ब्यूटेन भी बोल सकते हैं, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन क्यों? डियर स्टूडेंट्स, 4 कार्बन एटम अवेलेबल है, 4 कार्बन अवेलेबल इन अ चेन, और लीनियर चेन हो तो हम उसके लिए नॉर्मल चेन या एन ब्यूटेन का नाम दे देते हैं। इसी तरह अगर हम इसके अंदर बात करें ब्रांच की, तो डियर स्टूडेंट्स रिंग्ड स्ट्रक्चर भी होता है। पहले हम रिंग्ड स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास रिंग फॉर्मेशन होती है, जो कि हमने बेंजीन रिंग में देखा। तो ये हमारे पास हर कॉर्नर के ऊपर एक कार्बन अवेलेबल होता है। आपको पता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल एंड डबल। अब यहाँ पे हमने वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन पुट होता है, तो 2 वैलेंसी यहाँ से होगी कार्बन कार्बन बॉन्ड के साथ। इसी तरह 3rd एंड 4th, इसी तरह इसके ऊपर भी हाइड्रोजन एक पुट हो जाएगा। इसी तरह इसके ऊपर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। चेक कर लें कहीं पे भी आपकी वैलेंसी जो है वो कम ना हो। इधर देखें, इस कार्बन एटम पे 2 एटम्स जो बॉन्ड्स हैं वो इस कार्बन के साथ, 3rd इस कार्बन के साथ, और 4th इस हाइड्रोजन के साथ। कोई भी कार्बन आप उठा लें, इस कार्बन को देख लें, 2 इधर से, 1 इधर से और 1 इधर से, कार्बन के साथ, कार्बन कार्बन के साथ, और 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ, और 1 हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ। तो ये हमारे पास रिंग्ड स्ट्रक्चर आ गया। अगर हम बात करें रिंग्ड स्ट्रक्चर के साथ बाद ब्रांच चेन्स की, तो ब्रांच में हम देखें डियर स्टूडेंट्स, ब्रांच में अब यहाँ पे हम इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं। इस कार्बन की तो वैलेंसी यहाँ से सेटिस्फाइड होगी, लेकिन यहाँ पे हम देखें या यहाँ पे हम देखें, ये सारी की सारी इस तरह से अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे वैलेंसीज को। डियर स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 जो है वो कार्बन एटम्स हैं, लेकिन हम देखते हैं इस कार्बन के साथ एक और कार्बन ब्रांच की फॉर्म में अवेलेबल है, इस कार्बन के साथ एक और कार्बन भी ब्रांच की फॉर्म में अवेलेबल है। हम देख रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह हमने अगर एन ब्यूटेन की एग्जांपल ली, हम आइसोब्यूटेन की एग्जांपल भी लिख देते हैं यहाँ पे। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये 3 कार्बन एटम, ये 4th को हम ब्रांच ऊपर की तरफ लगा देते हैं, ठीक है। अब इस तरह से हम इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड देखते हैं किस तरह से हम इनको कर पाते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसी तरह देखें डियर स्टूडेंट्स, हर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, लेकिन हम देखते हैं कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक और कार्बन जो है वो ब्रांच की फॉर्म में अवेलेबल है। तो हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखें तो 1 2 3 4, यहाँ पे हम देखें नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4, कार्बन 4 ही है, यहाँ पे भी कार्बन 4 ही है, लेकिन यहाँ पे जो लीनियर और स्ट्रेट चेन है और यहाँ पे ब्रांच है, तो हम इसको आइसोब्यूटेन का नाम देंगे डियर स्टूडेंट्स, आइसोब्यूटेन। जहाँ पे भी ब्रांच फॉर्मेशन हो जाएगी, हम देखें कार्बन के साथ दूसरे कार्बन की लिंक निकल गया, तो जब ऐसी फॉर्मेशन हो गया हम उसको ब्रांच्ड फॉर्मेशन बोलेंगे। आइसोब्यूटेन का नाम दे दिया हमने। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गए, सिंगल नंबर ऑफ कार्बन एटम है, हम उसको मीथेन बोलते हैं। 2 कार्बन है, इथेन है, 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन, इसी तरह 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, 9 कार्बन एटम है नोनेन, और 10 कार्बन एटम है तो डीकेन। इसी तरह ये क्लासिफिकेशन आगे मूव करती जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर किस तरह की फॉर्मेशन, लीनियर फॉर्मेशन बनाते हैं, रिंग्ड फॉर्मेशन बनाते हैं, ब्रांच्ड फॉर्मेशन बनाते हैं, जिसकी वजह से इनके स्ट्रक्चरल कंपोजिशन डिफरेंट होने की वजह से ये न्यू से न्यू जो है वो मॉलिक्यूलर एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स और एटम्स बना देते हैं बॉडी के अंदर। इनकी इस बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से बहुत सारी डाइवर्सिटी जो है वो मॉलिक्यूल्स की बन जाती है।
तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे आज बात डिस्कस की कार्बन की इम्पोर्टेंस की। तो कार्बन की इम्पोर्टेंस के हवाले से हमने डिफरेंट डिस्कशन की, इसकी वैलेंसी की बात की, इसकी बॉन्डिंग की बात की। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।